हल्द्वानी में आधी रात को महिला व्यापारी के घर पर हुआ पथराव, दहशत में आया परिवार। घटना सोमवार रात करीब 2:30 बजे की है, जब 2 मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों ने व्यापार मंडल की महिला प्रदेश महामंत्री ज्योति अवस्थी की मुखानी इलाके में दुकान और घर को निशाना बनाते हुए पथराव किया। उपद्रवियों ने इस दौरान गंदी गालियां भी दी। इसके बाद वो फरार हो गए, लेकिन उनकी हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। महिला व्यापारी नेता ज्योति अवस्थी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद से महिला व्यापारी का परिवार दहशत में है। परिवार ने पुलिस से सुरक्षा के लिए भी गुहार लगाई है। उत्तरकाशी में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हुआ धरना प्रदर्शन। लोगों का आरोप है कि उत्तरकाशी के नौगांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बदतर है। एक्सपर्ट डॉक्टरों की भी यहां कमी है। इस समस्या के खिलाफ व्यापार मंडल के साथ स्थानीय लोगों ने यमुनोत्री हाईवे पर धरना दिया और बाजार में जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार के जरिए मुख्यमंत्री तक ज्ञापन भी भेजा है। ये हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है और 2 मांगे हैं हमारी। पहली मांग है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में व्यवस्थाओं को लेकर, और दूसरा है पंपिंग योजना, जो कि विगत कई वर्षों से लंबित पड़ी हुई है। कई बार हमने पत्राचार से, दूरभाष से तमाम, लेकिन उसमें कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और जिससे कि पूरे ही क्षेत्र के लोगों को पानी की बहुत ही दिक्कत होती है। इसके लिए हमारा ये धरना प्रदर्शन है। देश के अनेकों राज्यों में जाके झोला उठाकर वहाँ चुनाव प्रचार के लिए जा सकते हैं, प्रचार प्रसार करने जा सकते हैं, पर अपने विधानसभा के अंदर क्या हो रहा है, अपने विधानसभा में क्या कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, उस और किसी का ध्यान नहीं है। ये इस रावई घाटी की जनता है, जिन्होंने कहीं ना कहीं जब राजशाही थी तब से लेकर इनका संघर्ष हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है। मुझे लगता है कि ये सांकेतिक रूप से यदि यहाँ के लोगों ने सरकार को चेताने का काम किया है, अगर सरकार इस पर फैसला नहीं लेती है, गंभीरता से नहीं लेती है, तो निश्चित तौर पर ये वही रवाई घाटी है जो मैं कह रहा हूँ कि राजशाही से लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन लोगों ने अपना अहम योगदान दिया है, और संघर्ष के बलबूते पे इन लोगों ने यहाँ पर बड़े बड़े बदलाव भी किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इसका संज्ञान ले, और सरकार संज्ञान ना लेने के अगर नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर सभी क्षेत्रवासियों के साथ हम भी यहाँ पर जो इनका फैसला होगा उस फैसले के साथ हैं, और आगे संघर्ष, चाहे कार्मिक अनशन करना पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, और भी कोई कदम उठाना पड़े तो उठाएंगे। टिहरी में बाहरी लोगों के द्वारा बढ़ते जमीन खरीद फरोख्त के मामले को लेकर अब ग्रामीण लामबंद होने लगे हैं। महापंचायतों का दौर भी शुरू हो गया है। इन महापंचायतों के जरिए ग्रामीणों ने पैतृक भूमि बचाओ आंदोलन की शुरुआत कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि गांवों के आसपास बाहरी लोग लगातार जमीन खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जिससे टिहरी का शांतिपूर्ण माहौल बिगड़ रहा है। पैतृक भूमि बचाओ मुहिम की शुरुआत चंबा के तानगला में हुई महापंचायत से हुई, जिसमें चंबा और थौलधार ब्लॉक के करीब 40 गांवों के ग्रामीण शामिल हुए। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है अपने पहाड़ के लोगों का, जो हमें महापंचायत अपनी भूमि और अपनी पूर्वजों की ज़मीन बचाने के लिए, क्योंकि आए दिन यहाँ ज़मीनें बिक रही हैं, बाहर के लोग ज़मीन ले रहे हैं, और बाहर के वो लोग हैं उनका ना कोई किसी चीज़ का पता है, वो कोई अपराधी छवि के हैं, कुछ है उनका कोई सत्यापन नहीं, कुछ हमें कोई जानकारी नहीं है कि हमारे पड़ोस में कौन बस रहा है। कल के दिन हमारे और उनके बीच संघर्ष ना हो, इसलिए हमें महापंचायत करनी पड़ रही है। और मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि जो यहाँ लोगों ने 100 नाली, 200, 300 नालियाँ ले रखी हैं, उन लोगों को उनकी ज़मीन या तो कहीं हॉस्पिटल बने उस पर, या सरकार निधि न हो, क्योंकि जिस उद्देश्य से उन ज़मीन ली थी वो उद्देश्य आज तक पूरा नहीं हो। 10-10 साल, 15-15 साल हो। दिल्ली से मेरा मेन मोटिव है यहाँ पे आने का। बेसिकली यहाँ पे कुछ टाइम पहले मुझे ये लगा कि यहाँ पे लोग जो अपनी ज़मीनों को बाहरी लोगों को दे रहे हैं, और किसी भी भाव में किसी भी तरीके से यहाँ पे दे रहे हैं उनको, लेकिन अपनी अहमियत, अपनी ज़मीन, अपने पहाड़, अपने गढ़वाल, अपने उत्तराखंड की अहमियत नहीं पता है। ठीक है, फ्यूचर में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे ये फ्यूचर है, ये उत्तराखंड, ये हिमालय है, तो ये फ्यूचर है यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि वो किसी भी तरीके से बाहरी व्यक्तियों को अपनी जमीनें न दें। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का हमारा जो संस्कृति है, किसी भी तरीके से उसका विनाश न करें।
नैनीताल में कांग्रेस ने जनाक्रोश रैली निकालकर कुमाऊं कमिश्नरी का घेराव किया। कांग्रेस प्रदेश और जिले के कई मुद्दों को लेकर धामी सरकार को घेर रही है। इस जनाक्रोश रैली की अगुवाई नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने की। सरकार को सत्ता से बेदखल करने का हमारा लक्ष्य है। सत्ता पाना हमारा मकसद नहीं है। सत्ता पाना हमारा मकसद नहीं है। इस जो भारतीय जनता पार्टी ने 28 सालों है भरोसे को तोड़ा है, ये बर्दाश्त कांग्रेस नहीं करेगी। क्या आप बर्दाश्त करेंगे? कोई नहीं करेगा। कांग्रेस भी नहीं करेगा, आप जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और जब देश आजाद हुआ उसके बाद जब राज्य का पत्थर राज्य के निर्माण की लड़ाई लड़ी जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने निकाय चुनाव में हो रही देरी पर भी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की मंशा निकाय चुनाव कराने की नहीं है। बीजेपी को डर सता रहा है कि वो चुनाव हार जाएगी। लगातार महिलाओं के उत्पीड़न घटनाएं बढ़ रही हैं। एक डर भाई डर पैदा हो गया हमारी गांव माता बहनों में, एक डर पैदा हो गया है। कोई असुरक्षित नहीं है। उत्तराखंड की देवभूमि में आज जिस तरह से उत्तराखंड की देवभूमि को कलेक्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, ये बर्दाश्त कांग्रेस नहीं करेगी। नदियां गोला नदी है, कापका है, कोसी है, नंदौर है, सारी नदियां बेचती है। किसको बेचती है? किसको बेचती है? हैदराबाद की कंपनी को बेचती है। अपने सहायकों को ले ली। गलती होती है, लोग जाते थे अवैध खनन करते थे, अवैध खनन होता था, जुर्माना कौन करता था? चमोली जिले में गैरसैंण स्थित मायथान घाटी के खनसर कस्बे में कुछ ऐसा हुआ कि पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया। दरअसल 17 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक लेटर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कथित तौर पर यह कहा गया है कि खनसर घाटी में रहने वाले मुस्लिम लोग 31 दिसंबर 2024 तक इस क्षेत्र को छोड़ दें। लेटर के वायरल होने के बाद खनसर के मुस्लिम समुदाय में भय का माहौल बन गया। तरह तरह की बातें और खबरें तेजी से फैलने लगी। कहा जाने लगा कि मुस्लिमों के खिलाफ रोकथाम की कार्रवाई शुरू हो गई है। तनाव का माहौल बना तो जिले के डीएम संदीप तिवारी और एसपी सर्वेश पवार ने फौरन संज्ञान लिया और तहसीलदार को साथ लेकर खनसर के व्यापारियों और स्थानीय लोगों से बात की और फिर पूरा सच सबको बताया। स्पष्ट करना है कि वहाँ के व्यापार मंडल संघ एवं अध्यक्ष ने आज क्लैरिफिकेशन दिया है कि उनके द्वारा एक जन चेतना रैली निकाली गई थी और उनकी मंशा केवल जो बाहरी व्यक्ति बिना सत्यापन के वहाँ रेडी पड़ी लगा रहे थे उसके लिए थी कि प्रशासन द्वारा उनका सत्यापन किया जाए। और उनका मेन उद्देश्य था कि उनके इलाके में किसी तरह की भी कोई अप्रिय घटना या कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेके कोई समस्या उत्पन्न ना हो, उस संदर्भ में उनके द्वारा एक रैली निकाली गई थी। और बाकी क्षेत्र में स्थिति सौहार्दपूर्ण है, किसी तरह का कोई तनाव नहीं है। यही उसका जनचेतना रैली का मकसद था। हाँ बिल्कुल, गैरसैंण के खनसर क्षेत्र से ये है कि वहाँ के व्यापार मंडल के लोगों ने मीटिंग करके जो है पुलिस से भी आग्रह किया है कि जो बाहर के संदिग्ध लोग आ रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि पूर्व में भी चमोली पुलिस लगातार बाहरी संदिग्ध व्यक्तियों के सत्यापन करके उन पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है और आगे भी खनसर क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में भी जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका एक बार सत्यापन का हमारा अभियान है। उसमें लगातार उनके सत्यापन करके अगर कोई संदिग्ध आदमी है, अगर कोई असामाजिक तत्व है, उसके खिलाफ उसी हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल गैरसैंण में 17 अक्टूबर को स्थानीय लोगों ने जन चेतना रैली निकाली थी। इस रैली का मकसद क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों की पहचान और सत्यापन की मांग करना था।
इसी जन चेतना रैली के बाद सोशल मीडिया पर एक लेटर तेजी से वायरल हुआ, जिसके जरिए कथित तौर पर ये प्रचारित किया गया कि खनसर घाटी में रहने वाले विशेष समुदाय के लोगों को 31 दिसंबर 2024 तक इस क्षेत्र को छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। लेकिन डीएम और एसपी ने जब इस पूरे मामले का सच जानने के लिए माइथान व्यापार मंडल अध्यक्ष बलदेव सिंह नेगी और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की तो अफवाहों से पर्दा हट गया। प्रशासन के साथ साथ माइथान व्यापार मंडल अध्यक्ष बलदेव सिंह नेगी ने भी साफ किया है कि किसी भी समुदाय को नगर खाली करने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि रैली का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में निवास कर रहे बाहरी व्यक्तियों का 100% सत्यापन कराना था। साथ ही जो लोग नाम बदलकर रह रहे हैं उनके सही पते और कामों की जानकारी का पता करना था। एक यहाँ पर हम लोगों ने जन जागरूक रैली निकाली और हमारा मकसद ये था कि हमारे क्षेत्र में जो ये अप्रिय घटनाएं जहाँ जगह जगह हमारे उत्तराखंड में हो रही हैं वो हमारे क्षेत्र में ना हो। इसके लिए हमारे लोग पहले से तैयार रहें और जो फेरी वाले विशेषकर हमारे गाँव में बिना पूछे बिना सत्यापन घुस रहे हैं उन पर भी कंट्रोल हो। और सबसे बड़ी बात जो हमारी 17 तारीख को रैली हुई उसमें कई मीडिया वालों ने मिर्च और मसाला लगाकर उस न्यूज़ को इतना हाईलाइट कर दिया कि आज वो हर जगह वो न्यूज़ जारी है। हमारा मकसद ये नहीं था बिल्कुल भी किसी समुदाय विशेष को किसी भी धर्म को आघात पहुंचाना। हमारा सबसे बड़ा मकसद था इस रैली का कि हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, ताकि हमारा क्षेत्र शांति से रहे, यहाँ का माहौल अच्छा रहे और किसी प्रकार का कोई भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं कोई हमारे क्षेत्र में करता है, चाहे वो किसी भी दल से हो, किसी भी जो है धर्म से हो, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। माइथान घाटी के स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया के जरिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया ताकि यहाँ का माहौल बिगाड़ा जा सके। इसलिए हम खुद देख रहे हैं कि 15-20 दिन से कोई आदमी अपने घर से बाहर किराए के मकान पे फ्री फोकट में रह रहा है, ना वो कोई काम धंधा कर रहा है, तो आखिर उसकी आमदनी चल कहाँ से, वो उस कमरे का किराया कहाँ से दे रहा है। अभी हमारे पास एक नीचे ज्वेलर्स आया था, वो पिछले 3 महीने से बिना किराया दिए हुए यहाँ से भाग कर जा चुका है। तो क्यों ना हम लोगों का, क्योंकि कहीं ना कहीं क्षेत्र का ही उससे नुकसान हो रहा, माहौल खराब क्षेत्र का हो रहा, इसलिए हमने उन लोगों को स्पेशली कहा है कि आप लोग 31 तारीख तक यहाँ से चले जाइए। अगर नहीं जाएंगे तो हम प्रशासन से मांग करेंगे कि इन लोगों की जाँच कराई जाए पहले, कि जो पिछले 15-20 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे। कई लोग तो ऐसे हैं कि 3-4 महीने से वो आते हैं, 10 दिन रुकते हैं, फिर चले जाते हैं, ना वो यहाँ पे काम कर रहे, लेकिन वो यहाँ कमरा लेके क्या दिखाना चाह रहे हैं जनता को। ये पूरी घटना बताती है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए कैसे जरूरी मुद्दों को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है और इसके कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप किसी भी जानकारी को बिना जांचे मान्यता न दें, झूठी खबरों और अफवाहों में न आएं, ताकि समाज में आपसी भाईचारा और शांति बनी रहे। थूक जिहाद के मामले प्रदेश में मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अब एक्शन मोड में है। डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी रेस्टोरेंट और ढाबों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कड़े लहजे में कहा है कि किसी होटल या रेस्टोरेंट में कोई कुक या वेटर खाने को दूषित करता हुआ पाया जाता है या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक तो धार्मिक भावनाओं का प्रश्न है और दूसरा लोगों के अपना एक व्यक्तिगत मतलब सोच का और उसका भी प्रश्न है कि भाई ठीक है, आप अपने किसी परिवार के सदस्य की प्लेट से आप खाना शेयर कर सकते हैं, अपने किसी मित्र की प्लेट से खाना शेयर कर सकते हैं, उसमें या एक गिलास से कई बार होता है हम पानी भी पी सकते हैं, लेकिन अमूमन किसी अनजान व्यक्ति से या कोई अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करने वाला कोई कुक है, कोई वेटर है, तो वो किसी खाने को जानबूझ के प्रदूषित कर रहा है, तो फिर यहाँ पे लोगों की भावनाओं का भी, धार्मिक भावनाओं का भी और अदरवाइज भी भावनाओं का प्रश्न खड़ा होता है। तो इसको देखते हुए हमने पुलिस एक्ट और हमारा जो नई जो भारतीय न्याय संहिता जो इस वर्ष 1 जुलाई से लागू हुई है, इसमें जो भी सुसंगत प्रावधान थे उनके तहत हमने 8 बिंदुओं पे दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसकी अब हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। और मैं बस आपके चैनल्स के माध्यम से भी आपके सभी दर्शकों को, विशेष रूप से सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों के मालिकों को ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि इस बिंदु पे विशेष रूप से ध्यान दें और ये सीधे सीधे हमारे आने वाले, यहाँ पे पधारने वाले सभी लोगों की आस्था और उनकी हाइजीन और उनकी सेफ्टी से जुड़ा हुआ विषय है, तो इसमें सब लोग पुलिस का सहयोग करें।
टिहरी और उत्तरकाशी के अधिकारियों की लापरवाही से सौंदी गांव के छात्रों और युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। गांव के युवा सरकारी कागजात न बन पाने के कारण नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। वहीं गांव की युवतियां गोरा धन योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता से भी वंचित रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों जिलों में अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों के सामने संकट खड़ा हो गया है। पूरे कागज हमारे नहीं पहुंचाए, ऑनलाइन नहीं हो पाए, तो इसलिए जो है भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ग्राम पंचायत को। और मैं आपके माध्यम से सारे प्रशासन को और शासन को बोलना चाहता हूं कि आप जो है त्वरित कार्रवाई करके ग्राम पंचायत सोने की जितनी भी समस्या है उसको जो है सॉल्व करें, और आप जो है तुरंत उत्तरकाशी में इसका हमारे पूरे कागज जो सबमिट कर दें। और ये परेशानी ये ना हो कि आपने जो है उत्तरकाशी में तो हमको जोड़ दिया है, लेकिन पूरे कागजात अभी जो है वहीं रुके हैं, फाइलिंग वहीं रुकी है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा डीएम टिहरी से और डीएम उत्तरकाशी से, आप लोग इस पर तुरंत कार्रवाई करें और पूरे कागजात जो है हमारे जो है तहसील धौंतरी में सबमिट कर दें, ताकि जो है हमारी जो ग्राम पंचायत की जितनी भी कागजात हैं, आय प्रमाण पत्र से लेके हमारे जो जितने भी आधार कार्ड से लेके कोई भी कागजात है सारे जो है तुरंत बन जाए। और जबकि इसकी सीमा भी 30 नवंबर तक है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा प्रशासन को कि आप तुरंत जो है हमारे कागजात जो है उत्तरकाशी में सबमिट करें। इसमें जो है सबसे बड़ी विडम्बना हो रही है कि हमारे जो कागज है वो राज्य परिषद से जो है वो उत्तरकाशी में ट्रांसफ़र नहीं हो पाए, और इसमें जो है बच्चों के जो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। इस संबंध में मैं जिलाधिकारी उत्तरकाशी से भी कई बार मिल गया हूँ, अपर जिला मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी उनसे मिल गया हूँ, लेकिन इसमें जो है अभी उसको ऑनलाइन नहीं किया गया है, जिसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो इस संबंध में हमने ब्लॉक प्रमुख डुंडा जी का भी आगमन सौंदी में कराया, और काफ़ी लोग साथ में थे, हमारे एसोसिएशन प्रधान जी, अध्यक्ष जी काफ़ी लोग थे, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो है पूरी ग्राम पंचायत के लोग थोड़ा दुविधा में है। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है और ब्लॉक प्रमुख जी से भी निवेदन है, जिसको तुरंत ऑनलाइन कराया जाए और हमारे कागज जो है धौंतरी से शुरू बनना हो जाए। बच्चों को क्या क्या दिक्कत आ रही है? बच्चों का आजकल जैसे जो नंदा देवी गुरु में जो है आजकल जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें आय प्रमाण पत्र जरूरी है, स्थायी जरूरी है, और आपका जो है आय प्रमाण पत्र और स्थायी, और आपका जो है ये ओबीसी वाला जो है जितने भी कागज है उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। तो हमने कई बार मांग कर दी है, डीएम साहब से बोला, डीएम साहब बोल रहे थे कि तुरंत हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। आपको बता दें कि टिहरी जिले का सौंदी गांव इसी साल उत्तरकाशी जिले में शामिल किया गया है। गांव तो शामिल हो गया, लेकिन टिहरी जिले में ग्रामीणों के भू अभिलेख, परिवार रजिस्टर जैसे जरूरी दस्तावेज आज तक जिला उत्तरकाशी में नहीं पहुंच पाए हैं, जिसकी वजह से सौंदी गांव के लोग 2 जिलों के मुख्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। बहुत जल्द हम जिलाधिकारी महोदय से इस वार्ता में चर्चा करेंगे कि इन समस्याओं को कितने दिनों के अंदर हम इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और बहुत जल्द जो हमारे यहाँ के नौजवान जो आने वाले उत्तराखंड सरकार की तमाम प्रकार की जो वैकेंसी आ रही है उनमें कैसे बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दे, योगदान दे, और वो तभी दे पाएंगे जब उनके कागजात, डॉक्यूमेंट्स हम समय रहते उनको तैयार करके दें। तो हमने आज राजस्व विभाग के हमारे जो यहाँ के नायब तहसीलदार जी हैं उनको भी बुलाया है, हमारे विकासखंड के खंड विकास अधिकारी रहे, तमाम डिपार्टमेंटों के अधिकारी कर्मचारीगण यहाँ पर रहे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्द हम इस गांव को उन समस्याओं से निजात दिलाएं जो हमारे गांव की आज समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है। मसूरी में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर एकजुट हुए। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी कर अमित शाह के जन्मदिन का जश्न मनाया गया। सभी ने अमित शाह की लंबी उम्र की कामना की। इसके बाद मंत्री गणेश जोशी मसूरी के उप जिला अस्पताल पहुंचे और मरीजों को फल बांटे। उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण भी किया और स्टाफ की कमियों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से टेलीफोन पर बात भी की। राष्ट्रीय राजनीति के चाणक्य, जनता शक्ति के प्रतीक, मैं तो बहुत खुश कहूँगा। अमित शाह जी का जन्मदिन है और आज भारतीय जनता पार्टी मसूरी के कार्यकर्ता बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और आज हमने इसकी शुरुआत मसूरी हॉस्पिटल में यहाँ के मरीजों को फल वितरित करके की है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को इन ऊंचाइयों तक अगर पहुँचाया है अमित शाह जी ने पहुँचाया है। 18
70 और 35 से को अगर समाप्त कराने की हिम्मत की है तो अमित शाह जी ने की, उन्हीं के गृहमंत्री आपके पास है। और भी कई ऐसे फैसले लिए हैं जो उसके दूरगामी परिणाम हैं। मैं इस अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप दीर्घायु हों, आप स्वस्थ रहें और आपका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार मिलता रहे और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती रहे, ऐसी मैं कहा। टिहरी झील में कोटी कॉलोनी से कंडी सौंठ तक बिना लाइफ जैकेट के 18 किलोमीटर तैरने वाले त्रिलोक सिंह रावत और उनके बेटों ऋषभ और पारस को मसूरी में सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह प्रतापनगर जन कल्याण समिति ने आयोजित किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रिकॉर्ड बनाने वाले तैराक पिता और बेटों को सम्मानित किया। उनके रिकॉर्ड की तारीफ भी की। त्रिलोक सिंह रावत मूल रूप से टिहरी के प्रतापनगर के मोटना गांव के निवासी हैं। मंत्री गणेश जोशी ने भरोसा दिलाया कि तैराकी में कीर्तिमान स्थापित करने वाले पिता पुत्रों को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य स्तरीय सम्मान दिया जाएगा। प्रतिभावान तैराक ऋषभ रावत और पारस रावत को तैराकी का प्रशिक्षण भी सरकार दिलवाएगी। टिहरी प्रतापनगर के आदरणीय त्रिलोक सिंह रावत जी, दो उनके पुत्र भास्कर और पारस और ऋषभ, जिन्होंने 9 घंटे लगातार तैरकर 18 किलोमीटर लंबे टिहरी झील को पार किया बिना लाइफ जैकेट के, अपने आप में एक कीर्तिमान है। समिति के लोगों ने अनुरोध किया है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि 2021 में ये शास्त्रीय कार्य इनके द्वारा किया गया था। क्या कारण रहे कि इनको जो उचित सम्मान मिलना था नहीं मिला। मैंने भी यहीं से खेल मंत्री जी से बात की है। उसके लिए जो जरूरी कागजात हैं मैंने संबंधित आदरणीय त्रिलोक सिंह जी से कहा कि आप मुझे उपलब्ध कराएं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इनको एक राज्य स्तर पर उचित सम्मान मिले, क्योंकि ऐसी प्रतिभाओं को आगे आना चाहिए और इन बच्चों का भविष्य जो उनको ट्रेनिंग मिले, उसकी व्यवस्था भी हम सरकार से करने का प्रयास करेंगे। उधम सिंह नगर पुलिस ने किच्छा इलाके में हुई हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। आरोपी धर्मेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी धर्मेंद्र मृतक चरण सिंह के बेटे का दोस्त है, जिसने मामूली विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पिछले दिनों किच्छा के लक्ष्मीपुर पराग फार्म में काम करने वाले चरण सिंह का शव मिला था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और धर्मेंद्र की करतूत का खुलासा हो गया। पूछताछ से ये पता चला कि 2 व्यक्ति एक रात पहले इनके यहाँ आए थे। उसमें एक लड़का इनका स्वयं का लड़का था मृतक का, जिसका नाम सूरज था। दूसरा एक व्यक्ति धर्मेंद्र था। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ली गई, जिससे पता चला कि पूर्व में भी उस पर 302 का मुकदमा पंजीकृत है सितारगंज थाने में। पूछताछ के बाद उसने बताया कि किन कारणों से उसने यह हत्या की और उस जो हत्या का सामान था उसने कहाँ छुपा के रखा था। पुलिस के द्वारा उस हत्या का सामान को नेक्स्ट डे बरामद किया गया। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।